हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज फिर लेकर आए हम आपके लिए आपकी क्लास 7th से रिलेटेड हिस्ट्री चैप्टर। आपका रहेगा 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जैसे हमने पहले ज्योग्राफी कंप्लीट किया, फिर सिविक्स, और अब हम कर रहे हैं हिस्ट्री को कंप्लीट। तो आज हमारा जो न्यू चैप्टर रहेगा न्यू किंग्स एंड किंगडम, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मोटो होता है जो चैप्टर आपका हिस्ट्री का 1 वीक तक कंप्लीट होता है उसको हम 1 घंटा में कवर कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट एक साथ नोट्स के माध्यम से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। हम किसके बारे में जानेंगे? न्यू डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो पढ़ेंगे इसमें आपके जो 7th क्लास की बुक की जो हिस्ट्री होती है उसमें हम पढ़ेंगे 7th सेंचुरी, यानी हम 700 से लेकर 1750 तक के बीच का जो समय रहेगा उसके बारे में। तो बाय द 7th सेंचुरी डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट हैड बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर chiefs who were acknowledged as a subordinates or summons by the existing king. They had to bring gift for their kings and overlords and had to be present at their court and provide military support। तो क्या बताएगा फर्स्ट पैसेज में कि 7th सेंचुरी थी तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सब कंटिनेंट्स के रीजन थे, उनमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और कुछ वॉरियर चीफ्स थे। उनके माध्यम से क्या होते थे, वो अपने सुबॉर्डिनेट रखते थे। सुबॉर्डिनेट को उस समय क्या बोला जाता था? सामंत्स बोला जाता था। दे हैड टू ब्रिंग इट फॉर देयर किंग्स। वो अपने राजा को क्या देते थे? गिवरिंग गिफ्ट देते थे। एंड ओवरलॉर्ड्स एंड टू बी प्रेजेंट, और भी बहुत सारे उनके जो पोस्ट होती थी कोर्ट्स में। एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, और मिलिट्री सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता था। तो ये किसके बारे में बताया है कि राजा लोग जो होते थे अपने पास क्या रखते थे? सामंत रखते थे जो राजा को सपोर्ट करते हैं, उनको सबॉर्डिनेट्स भी बोला था। और राजा के द्वारा उनको बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जाते थे। उनके प्रेजेंट के रूम में उनको कोर्ट वगैरह या मिलिट्री का सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड किया जाता था। किसको? जो सामंत्स होते थे। और सामंत्स किसकी सहायता करते थे? राजा की। और राजा किसकी? सामंत्स की। हाउ एवर एज दीज सामंत्स गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंत महामंडलेश्वर। तो इस तरीके से जो सामंत थे उनकी जो पावर है वो बढ़ जाती थी और बहुत ज़्यादा वो वेल्दी यानी बहुत धनवान हो जाते थे। इसलिए वो अपने आप को महासामंत की या महामंडलेश्वर की क्या देते थे? उपाधि दी जाती थी। महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता था? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, यानी उस क्षेत्र का या उस सर्कल का जो ग्रेट लॉर्ड होता था उसको महामंडलेश्वर या महासामंत के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। At times they even asserted their independent from their overlords। और इस तरीके से एक ऐसा टाइम होता था कि वो अपने को आज़ाद कर लेते थे। किससे? और उनके जो ओवरलॉर्ड्स होते थे उनसे। आगे क्या दिया गया है? गिवन इस द एग्जाम्पल ऑफ राष्ट्रकूटा। अब जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूटा का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटा कहाँ थे ये आपको याद रखनी है। इन दक्कन, यानी दक्कन में किसका साम्राज्य था? राष्ट्रकूटों का। हु वर सबॉर्डिनेट द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। तो वो किसके सबॉर्डिनेट थे? चालुक्य ऑफ कर्नाटका के। इन द 8th मिड सेंचुरी, यानी आपको याद रखना कौन सी सेंचुरी के मध्य है? 8th सेंचुरी के मध्य। दंती दुर्गा ए राष्ट्रकूट चीफ। एक दंती दुर्गा नाम का आदमी था जो क्या था? एक राष्ट्रकूट का चीफ था। और थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड ए हिरण्यागर्भा। और इसलिए उसने क्या? चालुक्य ने एक परफॉर्म रिचुअल्स दिया जिसका नाम क्या रखा है? हिरण्यागर्भा। लिटरली हम उसको हिरण्यागर्भा का मतलब क्या होता है? गोल्डन वोम। विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणाज। तो उसने की उसकी हेल्प के साथ कौन था? ब्राह्मणाज थे। द रिचुअल वाज थॉट ए लीड टू द rebirth of the sacrifice as a क्षत्रिय even he was not one by birth। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि भाई देखिए इसमें क्या पूरे पैसेज में
कि भाई राष्ट्रकूट तो थे, दक्कन में रहते थे, और उनके जो सबॉर्डिनेट थे उनको क्या बोला, कहाँ के थे वो, चालुक्य थे, कहाँ के, कर्नाटका के। और 8th जो मिड सेंचुरी आई है 8 की, उसमें धनतरी दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट का क्या था, चीफ था। और थ्रू उसने क्या किया था, चालुक्य ने ओवरलॉर्ड से थे तो उसने ओवरथ्रू कर दिया था, यानी उनको उतार दिया था। और उस तरीके से उसने एक ऋणागर्भा नाम की क्या बनाए थे, रिचुअल्स क्या होती हैं कि भाई जैसे हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसकी हेल्प किसने की थी, ब्राह्मणाज ने, यानी जो ब्राह्मण्स होते थे उनने। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो कैसे रीबर्थ में विश्वास करते, और ये विश्वास उनको कौन दिलाते थे, ये ब्राह्मण दिलाते थे कि भाई मनुष्य का जो दोबारा जन्म होता है, और किस तरीके से उनको सेक्रीफाई करना पड़ता है जब क्षत्रिय क्या हो जाते हैं, युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी आत्म बलिदान से उनको रीबर्थ मिलता है। इन द केस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू क्रेव आउट किंगडम like the Kadamba Mayurasram and the Gurjar Pratyahara Harishchandra. They were Brahmins who gave up their traditional profession and took to arms, successfully established kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. तो यहाँ पर क्या बताया, इन अदर केस में देखने को मिले हैं कि बहुत सारे जो फैमिलीज जो होती थी वो अपने को, यानी उनके पास क्या होती थी, साम्राज्य को यानी परखने की जो मिलिट्री स्किल्स होती थी। और इस तरीके के जो एग्जाम्पल मिले हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, काडम्बा मयूराश्रम में, एंड दूसरा गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र ने। तो ये वे थे जो ब्राह्मण्स की जो ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन चलता आ रहा था ब्राह्मण का कार्य क्या होता था, आप सभी को पता है, 6th क्लास में पढ़ा था कि वो क्या करते थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे और साथ में हवन यज्ञ वगैरह करते थे, और यानी जो भी राज्य के हित में जो सलाह होती थी वो किसको देते थे, राजा को देते थे, इसलिए उनको राजपुरोहित जी की उपाधि भी दी जाती थी। यानी ब्राह्मणों का जो प्रोफेशनल था उसके वो सक्सेसफुल रहता था। और बहुत सारे, जैसे इन्होंने क्या दे रखा है कि कैसे जो बड़े बड़े साम्राज्य थे जो कर्नाटका के और राजस्थान के, क्या माना गया है कि भी ब्राह्मणों ने उनको पहले ये बता दिया था कि किस तरीके से आपका राज्य सक्सेसफुल रहेगा और कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता चली है यहाँ पर। आगे क्या बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब जो पढ़ेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग सही से यहाँ से हुई है कि भाई अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो किंगडम्स थे, जो साम्राज्य थे, उनका किस तरीके से प्रशासन रहा उसके बारे में हम जानेंगे। यानी चैप्टर की स्टार्टिंग मेन रूप से यहाँ से होती है। न्यू किंग्स टूक अप आई साउंडिंग टाइटल सच ए महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ द 3 worlds, and so on. However, they also shared power with their shamans as well as the association of peasants, traders, and Brahmins. In their state, resources were obtained from the producer, peasants, cattle keeper, artists, and so on, who were often pursued or compelled to surrender part of what they produce sometimes. तो यहाँ पर क्या बताया गया सबसे पहले कि भाई जो नए नए राजा लोग आए तो वो अपने आप को क्या टाइटल देते थे, महाराजा अधिराज का टाइटल खुद को देते। टाइटल का मतलब होता उपाधि धारण करते थे। इस महाराजा अधिराज का मतलब क्या होता, ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड ऑफ किंग। और त्रिभुवना चक्रवर्ती का मतलब क्या होता था, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, यानी 3 वर्ल्ड का राजा। तो इस तरीके से वो अपनी जो पावर्स होती थी उनके सामंत के साथ शेयर करते थे। साथ में जो उनकी एसोसिएशन होती थी उस एसोसिएशन में कौन कौन होते थे, पीजेंट्स यानी किसान थे, व्यापारी थे और ब्राह्मण थे। इन दी स्टेट बहुत सारे रिसोर्सेज भी उनके पास होते थे जो प्राप्त करते थे। किससे प्राप्त करते थे, पीजेंट से, कैटल कीपर से और आर्टिसियन से। हु वर ऑफन प्रोस्यूड और कंप्लेड सरेंडर पार्ट, और इस तरीके से वो प्रोड्यूस करने का उनका एक अपना पार्ट होता था। समटाइम्स क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असेड, तो कई बार वो क्या करते थे, रेंट यानी जो किसान होते थे किसानों से क्या लेते थे, रेंट लेते थे। और रेंट के माध्यम से रेंट क्या होता है, जैसे किसानों से भूमि कर लिया जाता था और उससे उसको हम क्या बोलते थे
रेंट भी बोलते थे और बाद में उसको रिवेन्यू। रिवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? जो ट्रेडर्स होते थे वो रिवेन्यू को इकट्ठा करते थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टैब्लिशिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड forests. They were also used to fight wars, thus leading to acquisition of wealth in the form of plunder and the access of land as well as trade routes. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो राजा होता था उसका जो मेन का जो यानी राजा के पास जो धन होता था वो धन कहाँ से आता था? वो धन मेन होता था जो लोग होते थे उनसे राजा अपनी प्रजा से क्या लेता था? रिवेन्यू लेता था। और रिवेन्यू यानी टैक्स या रेंट, ये उसका फाइनेंस का मेन साधन होता था, जिससे वो क्या क्या करता था? टेम्पल बनाता था और फोर्ट बनाता था, यानी अपने साम्राज्य में टेम्पल्स का निर्माण और बड़े बड़े किलों का निर्माण करता था। वो इस धन का यूज युद्ध में लड़ने के लिए भी करता था, यानी जो उसको युद्ध में लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी वो इस धन यहीं से उसको प्राप्त होता था। किससे प्राप्त होता था? रेवेन्यू से, जो कृषि कर लोगों से या प्रजा से लिया जाता था। आगे और क्या? एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और इस तरीके से वो लैंड से यानी जो ट्रेड रूट होते थे, ट्रेड रूट किसको बोला जाता है? जब राजा अपना लेन देन किसी दूसरे राज्य के साथ करता था तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड रूट बोला जाता है। और इस ट्रेड रूट के ऊपर भी यानी हम जब कोई चीज़ अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती है या दूसरे राज्य से अपने राज्य में आती है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता था। तो इससे भी लोगों को क्या जो लिया जाता था, तो ये जो धन होता था उस राजा के पास चला जाता था, जो टैक्स के रूप में प्रजा से या जो ट्रेडर्स होते थे उनसे लिया जाता था। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से जो राजा का जो प्रशासन है वो कैसे चलता था और राजा को धन की प्राप्ति कैसे होती थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए, ये तो है ट्रेड रूट्स। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड देयर हैंड दिस पोजीशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो राजा का जो रिवेन्यू का जो फंक्शन होता था, नहीं रिवेन्यू इकट्ठा कौन करता था? राजा तो सीधा किसी से रिवेन्यू इकट्ठा नहीं करता था। तो इसके लिए रिवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो पोजीशन होती थी राजा के दरबार में, तो उसकी जो पोजीशन जितनी बड़ी बड़ी पोजीशन थी, जनरली जो राजा के जो रिलेटिव्स होते थे हेरिडिटरी चलती थी। यानी पोजीशन हेरिडिटरी क्या होती है? विरासत में, जैसे राजा का बेटा राजा, वजीर का बेटा वजीर, तो इस तरीके से हेरिडिटरी चलती। तो ये आर्मी भी उनकी क्या होती थी? अच्छी होती थी। ये बात सच थी। और उनके रिलेटिव यानी राजा के रिलेटिव है अच्छी पोजीशनों पर होते थे। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब तक हम राजा और यानी किंगडम और उसका प्रशासन, साम्राज्य और उसका प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तिज एंड जो लैंड ग्रांट्स थे उनके बारे में। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है राजा की प्रशंसा करने के लिए प्रशस्ति लिखी जाती थी। और ये प्रशस्ति मेनली कौन लिखते थे? जो ब्राह्मण लोग होते थे। और राजा को प्रसन्न करने यानी राजा के बारे में प्रसन्न पूर्वक जो प्रसन्न करने वाली चीज थी राजा को, वो ही लिखते थे। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? प्रशस्ति। और लैंड ग्रांट्स आपको पता होगा कि लैंड से क्या क्या कौन कौन से ग्रांट्स मिलते थे, उसको हम क्या बोलते थे? वो लोग लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण who occasionally helped in the administration contain detail they may not be literally true but will tell us how ruler wanted to depict them slave as valiant victories warriors. For examples, kings often reward brahmans by grants for land which were recorded on copper plate. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो प्रशस्ति होती थी वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी। ओकेजनली रूप से अगर देखा जाए तो उसकी जो डिटेल होती थी प्रशस्ति की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो ट्रू नहीं होती थी। फिर भी क्या होता था? राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा जैसा चाहता था वैसा ही उसके ऊपर लिखा जाता था। जैसे राजा अपनी वैलियंट के बारे में लिखवाता था, अपनी विक्ट्रीज
के बारे में लिखवाता था। ये एक से एग्जाम्पल थे कि राजा कितना महान है, इतना लोगों के लिए काम करता है, ये राजा की प्रशंसा लिखी जाती थी। किंग्स ऑफन रिवार्ड, और इसके बदले में जो किंग थे वो राजा को, जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों को क्या देते थे, रिवार्ड देते थे। और रिवार्ड से उनको यानी बहुत ज़्यादा जमीन भी उनको दान में दी जाती थी, किसको, ब्राह्मणों को। विच वर रिकॉर्ड ऑन कॉपर प्लेट, और जो यानी प्रशस्ति जो होती थी यानी जो राजा की प्रशंसा होती थी वो किसके ऊपर लिखी जाती थी, जो कॉपर प्लेट के ऊपर उसका रिकॉर्ड दिया जाता था। तो आपको क्या पता चल रहा है कि भाई जो प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स का मतलब है क्या है, यानी राजा लोग की प्रशंसा कौन करते थे, ब्राह्मण लोग करते थे लिखकर, और बदले में राजा क्या देता था, उनको बहुत ज़्यादा लैंड दान देता था। These plates were given to those who received the land. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over Kashmir, composed by the author named Kalhan, who was often critical about rulers and their policies. Unlike other writers, he used a variety of sources, including inscription documents, eyewitness account, and earlier histories टू राइट हिज अकाउंट। तो यहाँ पर क्या बताया, जैसे आपको आपने क्या पढ़ा फर्स्ट पैसेज में कि भाई ये जो किसके ऊपर होता था, कॉपर प्लेट के ऊपर होता था। दिस प्लेट वर गिवन, जो ये जो प्लेट्स थी तो जहाँ पर राजा की जमीन होती थी वहीं से रिसीव की गई हैं। अनयूजुअली रूप से एक 12th सेंचुरी में एक लॉन्ग संस्कृत पोइम मिली है हिस्ट्री की, और एक राजा था, कहाँ का, कश्मीर का राजा, उसका नाम तो राजा का नाम तो आगे देंगे, लेकिन जो ये कंपोज्ड की गई थी ये प्रशस्ति यानी जो, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, कल्हण नाम का एक राइटर था, उसने बताया था राजा की पॉलिसीज कैसी थी, राजा कैसा था। और बाकी जो राइटर्स हुए हैं उन्होंने भी राजा की प्रशंसा के बारे में लिखा है। ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्स, ये तो जो प्रशस्ति भी क्या था, एक सोर्स था हिस्ट्री को जानने का, तो वैसे ही बहुत सारी वैरायटीज़ थी, जो सोर्सेज थे वो कौन कौन से थे, जैसे इंस्क्रिप्शन भी क्या है, हिस्ट्री को जानने में सहायक हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, या जो आई विटनेस अकाउंट है वो भी, और बाकी जो हिस्ट्री के बारे में जो अकाउंट मिले हैं ये सभी क्या बताते हैं कि किस तरीके के राजा होते थे और कैसे उनके रूल होते थे, कैसी उनकी प्रजा होती थी, यानी उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की होती थी। रूलिंग डायनेस्टीज though based in specific region also tried to control other areas. The city of Kannauj in the Ganga Valley is a prize area to get control over which rulers belonging to Gurjar Pratihara Rashtrakuta and Pala dynasty for the century. तो यहाँ पर क्या बताया गया भाई, इस तरीके से बहुत सारे स्पेसिफिक कुछ रीजन भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे एक रीजन बताया है जिसके ऊपर जो कंट्रोल बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। एक सिटी है जिसका नाम है कन्नौज, और ये गंगा वैली के किनारे पर थी। एक प्राइज्ड एरिया यानी एक प्राइज एरिया माना जाता था, और इस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो रूलर्स आए हैं कि भाई इस धरती के ऊपर उनका क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। तो वो रूलर्स हैं जैसे गुर्जर प्रतिहारा हैं, या राष्ट्रकूट हैं, या पाल डायनेस्टी। ये तीनों क्या होते थे, कन्नौज को हासिल करने के लिए आपस में लड़ते रहते। तो आपको याद रखना है जो ट्री पार्टी स्ट्रगल जो रहा है वो ट्री पार्टी स्ट्रगल किस किस के बीच में था और किसके बीच में था, तो वो तीन राजा कौन थे, गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल डायनेस्टी थी। और कौन सी जमीन के ऊपर था, तो कन्नौज सिटी के ऊपर था। और कन्नौज सिटी कहाँ पर थी, गंगा वैली पर थी। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक एरिया बताया गया, एक रीजन बताया गया है कि भाई इस एरिया के ऊपर किस तरीके से झगड़े होते थे, यानी कन्नौज को सब हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो कन्नौज होता था पूर्ण रूप से सुख और समृद्धि से प्राप्त था, और नेचर ने का भी आशीर्वाद इसके ऊपर बना हुआ था, पूरा सुसमृद्ध इलाका था। इसलिए ये तीनों लोग जो राजा थे ये इसको हासिल करना चाहते थे। तो ट्री पार्टी स्ट्रगल में आपको याद रखना कौन कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज। अगर पूछा जाए दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, कौन सी वैली थी, तो गंगा वैली। और सिटी कौन सी थी, तो कन्नौज सिटी। तो यहाँ पर आप डायनेस्टीज के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज रही हैं और कौन कौन सी डायनेस्टीज विख्यात रूप से यानी फेमस रही हैं।
तो आगे चलिए देखते हैं। इनके बाद ये ट्री-पार्टी स्ट्रगल आपको पता चला। इसके बाद जो हमारे ट्री पार्टी स्ट्रगल के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ट्री पार्टी स्ट्रगल क्या था। सिंस देयर वर 3 पार्टीज, तो आपको पता चला 3 पार्टीज क्या है। इन्वॉल्व इन लॉन्ग ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री डिस्क्राइब इज ए ट्री पार्टी स्ट्रगल। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि भाई इन 3 पार्टीज के बीच में, यानी 3 पार्टीज कौन कौन थी, आपको नाम याद हो गए या दोबारा रिवाइज करें। तो पहली कौन थी, गुर्जर प्रतिहारा, दूसरी कौन थी, राष्ट्रकूटा, और तीसरी कौन थी, पाल। तो ये 3 पार्टी स्ट्रगल था। इनके बीच में क्या रहते थे, हमेशा स्ट्रगल रहता था। रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। जो रूलर्स थे यानी जो राजा थे, उनमें राजा कोई भी हो सकता है। जैसे आपको 3 पार्टियों का नाम तो आपको पता चला, इसलिए हम क्या बोले, रूलर्स। वो उनकी पावर या उनकी जो रिसोर्सेज, वो अपनी पावर दिखाते थे क्या बनाकर, बड़ी बड़ी जो टेम्पल्स यानी बड़ी बड़ी लार्ज टेम्पल्स की बिल्डिंग बनाकर। हैंस व्हेन द अटैक ऑन अदर किंगडम एंड देन दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच। तो भाई ये क्या बता रहे हैं कि बार बार टेम्पल का जिक्र क्यों किया जाए, कि राजा जिसके पास ज़्यादा पावर होती थी तो वो बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्डिंग बनाते थे, और जो दूसरे जो किंगडम्स होते थे अगर उनको अटैक करना होता तो वो हमेशा मंदिरों के ऊपर ही अटैक करते थे। तो इसके बहुत सारे रीज़न रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो कि टेम्पल उस समय क्या होते थे, जैसे आज बैंक होते हैं तो उस तरह टेम्पल को बहुत सब कुछ टेम्पल्स के अंदर ही रखा जाता था। वन सच रूलर इज ए सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। तो यहाँ पर टेम्पल के बारे में आया तो टेम्पल का टारगेट आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो टेम्पल को टारगेट किया जाता था। तो एक रूलर है आपको याद रखना है जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, और गजनी कहाँ पर, एक जगह है अफगानिस्तान में। हु रूल्ड आफ्टर फ्रॉम 997 to 1030 and extending control over part of a Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinents. He raided the subcontinents almost every year. His target being wealthy temples including that of a Somnath, Gujarat. The wealth Muhammad carried away was used to creating a splendid capital city of गजनी। तो यहाँ पर क्या बताया, एक ऐसा रूलर था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गजनी था, और वो गजनी से ही रिलेटेड था इसलिए वो गजनी लगाता था, और अफगानिस्तान के अंदर गजनी है। तो उसका जो शासन था अफगानिस्तान में 997 से लेकर 1023 तक रहा था। उसने सेंट्रल एशिया पर, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अपना कब्जा कर रखा था। तो उसने अपने इंडिया यानी सब कंटिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर हिज टारगेट, यानी किसी न किसी हर साल वो किसी न किसी सब कंटिनेंट्स को अपना टारगेट बनाता था। और टारगेट किसको, मोस्टली टेम्पल को, क्योंकि टेम्पल उस समय बहुत ही धनी होते थे। अगर हम देखें तो हमारा जो टेम्पल था सोमनाथ का, यानी गुजरात के अंदर एक सोमनाथ मंदिर था, सबसे ज़्यादा मोहम्मद गजनी वहाँ से धन लूट कर कहाँ पर लेकर गया था, अपनी जो कैपिटल सिटी थी गजनी वहाँ पर लेकर गया था। तो आपको एक तो बात ये रखनी है याद कि उसका मोहम्मद गजनी कहाँ का था, अफगानिस्तान से बिलोंग रखता था, और उसने शासन कब से कब तक किया, और इंडिया में और कौन कौन से उसके कंट्रोलिंग पार्ट थे, और इंडिया में उसने जो सबसे ज़्यादा जो धन लूट कर ले गया तो वो कौन सा टेम्पल रहेगा इंडिया का, सोमनाथ, गुजरात के अंदर टेम्पल है, वहाँ से सबसे ज़्यादा धन लूट कर कौन लेकर गया है, गजनी में मोहम्मद गजनी लेकर गया। सुल्तान मोहम्मद वांटेड टू फाइंड आउट ऑफ more about the people he conquered and instructed a scholar named al-Biruni to write an account of their subcontinent. His Arabic work known as the Kitab-ul-Hind after consulting Sanskrit scholars. तो सुल्तान मोहम्मद जो क्या चाहता था, वो बहुत ज़्यादा यानी हिस्से को जीतना चाहता था और धन कमाना चाहता था। तो जो आपको ये भी बात याद रखनी है कि इंडिया में वो 1001 से लेकर 1027 तक रहा था, और तब तक उसने इंडिया के जो 17 मंदिरों में क्या की है, लूट पाट की है। और लूट पाट में सबसे ज़्यादा जो मंदिर उसने लूटा है तो वो मंदिर रहेगा
कौन सा मंदिर आपको याद रखना, सोमनाथ का मंदिर रहेगा। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ रहेगा, गुजरात के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर क्या बताया है कि भाई वो पूरे वर्ल्ड को यानी जीतने की कोशिश में रहता था। उसका एक स्कॉलर है जिसका नाम क्या है, अल बेरूनी। और अल बेरूनी की एक बुक है जिस बुक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से वो यानी लोगों के ऊपर या दूसरे जो एरियाज थे उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था। तो कंसल्टिंग जो संस्कृत स्कॉलर ने फिर इसको बाद में क्या किया है, इसका रूप यानी सुधार कर उसकी जो भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके बताया गया कि कैसे जो मोहम्मद गजनी के क्या क्या इरादे थे। वैसे मोहम्मद गजनी आपको पता चल गया कि किस तरीके से इंडिया में लूटपाट मचा कर गया है और कितने मंदिरों को उसने लूटा है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई यहाँ से इसका मतलब क्या रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं संस्कृत स्कॉलर्स के बाद और कौन कौन से हैं जो यहाँ पर भारत में आए हैं। सुल्तान मोहम्मद गजनी के बाद जो भारत में युद्ध करने के इरादे आए हैं, भारत को लूटने के इरादे से आए हैं। अदर किंग्स हु engaged in warfare include the चाहमान्स later known as the चौहान्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक अदर किंग यानी एक किंग का नाम हो रहा है जिसको चाहमान्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उनका नाम चाहमान से चेंज करके क्या रख दिया था, चौहान्स रख दिया था। Who ruled over the region around the दिल्ली एंड अजमेर। उनका जो शासन था यानी जो जगह थी जहाँ पर उन्होंने शासन किया तो वो एरिया रहेगा दिल्ली का और अजमेर का। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। इन्होंने जो कंट्रोल किया वेस्ट से लेकर ईस्ट तक उन्होंने कंट्रोल किया है। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या बताया है कि बहुत चालुक्य कहाँ के चालुक्य, गुजरात के, और दूसरे क्या बताए हैं जो गढ़वाल्स रहे हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। तो आप देखिए क्या बताया गया है कि भाई बाकी जो किंग्स जो अंगेज रहे हैं, पहले तो नाम आया चौहानों का जिनका सिंहासन कहाँ पर था, जिनका राजा था राजपाट कहाँ था, दिल्ली और अजमेर में। इसके बाद कुछ वेस्ट और ईस्ट इंडिया के ऊपर भी कंट्रोल था, जहाँ पर अगर देखें उनके अपोज में चालुक्यों का जो शासन था वो कहाँ पर था, गुजरात में। तो चालुक्यों का गुजरात में और जो गढ़वाल्स रहे हैं उनका शासन था वेस्टर्न यूपी में। तो ऊपर आपको ये तीन नाम याद हो गए होंगे। चौहाना का शासक कहाँ तक रहा है, दिल्ली और अजमेर तक, और चौहान इनको पहले चामन्स के नाम से जाना जाता था और बाद में चौहान से नाम से। चालुक्य का शासन कहाँ रहा है, गुजरात में। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किसका शासन रहा है, गढ़वाल का शासन रहा है। द बेस्ट नोन एज चाहमान्स रूलर वाज पृथ्वीराज तृतीय, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him their very next year in 1192। तो यहाँ पर देखिए जो चौहानों का जो मेन रूलर था, जो सबसे बेस्ट रूलर था, उसका नाम क्या था, पृथ्वीराज तृतीय, और जो 1168 से लेकर 1192 तक रहा। उसने क्या किया था, एक अफगान रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने हरा दिया था, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ये हमारे इतिहास में लिखी गई बातें हैं कि भाई चौहानों का सबसे ताकतवर राजा कौन होता था, जो पृथ्वीराज चौहान होता था। और पृथ्वीराज चौहान को ने किसको हराया था, तराइन की पहली लड़ाई। अगर आपको पूछ लिया जाए कहाँ पर आ रहा है तो तराइन की एक जगह है, वहाँ पर 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन उसी जगह पर तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। ए क्लोजर लुक द चोर्स फ्रॉम ओरेयर टू तंजावुर। अब यहाँ पर एक, अब तक हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना है, अब जानेंगे जो चोल राजा थे
और चोल राज्यों का जो जगह है उरेयूर से लेकर तंजावुर तक, उनको एक दृष्टि से देखेंगे। तो देखिए हम अलग अलग राजा और उनके किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना था, जैसे मोहम्मद गजनी के बारे में, फिर किस तरीके से रूलर्स जैसे चोल, राष्ट्रकूट और पाल्स रहे हैं, और फिर हमने किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना कि उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जो वेस्टर्न यूपी के बारे में जाना, और गुजरात में किसका शासन था उसके बारे में जाना। तो एक और नज़र किसके बारे में देख रहे हैं, हम चोलों के बारे में देख रहे हैं। चोलों का जगह बताइए उरेयूर से लेकर तंजावुर तक। हाउ डिड द चोल राइज टू पावर। अब यहाँ पर क्या आई है कि भाई किस तरीके से जो चोलों की पावर थी, जो चोलाज रहे हैं उनकी पावर कैसे उभर कर आई है। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मट्रेयर who were subordinate to the Pallav king of Kachipuram held power in the Kaveri Delta in the middle of the 19th century. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of Cholas from Urayur, captured the delta from the Matrayer. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई चोल राज्य किस तरीके से उभरा है। चोलों को पहले जो चोलों की फैमिलीज थी, जो उसके माइनर जो चीफली फैमिली थी, उसको किस नाम से जाना जाता था, मुट्रेयर के नाम से जाना जाता था। और उनके जो सबॉर्डिनेट थे वो थे पल्लव किंग, और कहाँ से संबंध रखते थे, कांचीपुरम से। उनकी जो पावर थी कावेरी डेल्टा तक उनकी पावर थी। मिडिल सेंचुरी में यानी 9th सेंचुरी के मिडिल सेंचुरी में विजयालय जो बिलोंग करता था किससे, चोल फैमिली से, और चोल फैमिली कहाँ से, उरेयूर से। इस तरीके से उस डेल्टा को उसने कैप्चर कर लिया था नहीं, तो इस तरीके से उस जगह का नाम क्या था, मुट्रेयर जगह। तो आपको याद रखना उरेयूर से तो तंजावुर। तो ये आपको स्टोरी पता चली कि किस तरीके से जो चोलास थे वो पल्लव किंग से मिले और कावेरी डेल्टा पर उनका मिलना हुआ। और 19th सेंचुरी में विजयालय जो था एक चोलाज फैमिली से बिलोंग करता था, और चोलाज कहाँ से थे, उरेयूर से, और फिर उन्हें मटेर का जो इलाका था उसको कैप्चर कर लिया था। तो आगे देखिए क्या बताया गया है उन चोलाज के बारे में। He built the town of Tanjavur and a temple for goddess निशुम बासुदीनी। तो यहाँ पर क्या पता चला आपको कि चोल्स ने एक मंदिर बनाया कहाँ पर, तंजावुर में, और जो गोडेज थी जिसका नाम क्या था, निशुम्भ सुदिनी, यहाँ पर उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर द नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रो साइज एंड पावर गोइंग टू इंक्लूड टू द पांड्या एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ। तो चोलों का जो सबसे महान जो शासक था जिसका नाम क्या था, विजयालय, उसने अपने आसपास के जो रीजन थे यानी जो क्षेत्र थे उनको जीता, और अपनी किंगडम्स को जो साइज था वो बढ़ाया, अपनी पावर को बढ़ाया। और जो उसने जीते हैं वो कौन कौन है, पांड्याज हैं और पल्लव टेरिटरीज हैं, जो साउथ से लेकर साउथ में भी थी और नॉर्थ में, यानी उसने जो अपनी शक्तियां थी नॉर्थ में भी बढ़ाई और साउथ में भी। तो आपको क्या पता चला है कि भाई एक शासक था विजयालय, जो कहाँ से, मटेर जो फैमिली से बिलोंग करता था, और उरेर से बिलोंग करता था, और मटेर को किस तरीके से उसने हासिल किया था। और फिर बाद में उसने एक मंदिर बनाया तंजावुर का टेम्पल, जो बहुत महान मंदिर बनाया गया, और इसकी पावर बढ़ी, कहाँ कहाँ के राजाओं को जीता, पांड्याज को और पल्लव्स को। मीन हिल्स राजा राज। अब आती है भाई राजा राज, ये विजयालय था। राजा राज आई वन द मोस्ट पावरफुल चोलाज रूलर बिकेम किंग इन 1985, एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट of these area and also recognize the administration of the empire. Raja Raj son Rajendra I continue his policy and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for the expansion. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि राजा राज यानी चोलों का एक राजा राज प्रथम नाम का एक किंग हुआ, जो जिसका जो समय रहा है 1985 से। उसने मोस्टली जो अपनी कंट्रोल बढ़ाया एडमिनिस्ट्रेशन का, और राजा राज का एक सन था राजेंद्र प्रथमा। उनकी जो पॉलिसी थी वो कंटिन्यू पॉलिसी चलती रही, और उन्होंने गंगा वैली के किनारे से यानी अपना जो व्यापार को भी बढ़ावा दिया, और बहुत सारी कंट्री जैसे श्रीलंका या जो
बाकी जो कंट्री थी साउथ ईस्ट एशिया की, वहाँ पर उन्होंने अपनी नेविगेशन को बढ़ाया और अपने व्यापार को क्या किया, डेवलप्ड किया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई पहले तो विजयालय आया, विजयालय ने जिसने चोल राज्य की सही रूप से स्थापना करी है। उसके बाद चोल राज्यों में राजा राज प्रथम हुआ है, जो एक पावरफुल किंग रहा है और उसका समय रहा है 1985 से। उसके बाद उसका बेटा रहा है राजा राज प्रथम का, उसका बेटा का नाम क्या है, राजेंद्र प्रथम। कंटिन्यू दोनों की पॉलिसीज राजा को बढ़ाने यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की थी, और साम्राज्य के बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने व्यापार को भी बढ़ाया। और बाकी जो कंट्रीज थी गंगा वैली के साथ लगी, जैसे जो साउथ की कंट्रीज रही हैं श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज रही हैं, उनके साथ अपने व्यापार बढ़ाया। तो इस तरीके से आपको पता चला कि चोल साम्राज्य कैसे जो सुसमृद्ध साम्राज्य था। आगे क्या दिया गया है, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। अब यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि भाई किस तरीके से जो मंदिरों में कैसे जो मंदिरों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था, उनके कैसे टेम्पल्स बनाए जाते थे और कैसे उनको सुसज्जित किया जाता था। तो एक बड़ा टेम्पल का नाम आपको पता चला है, जो क्या नाम है, द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर। तो बड़ा टेम्पल कहाँ का, तंजावुर का। एंड गंगईकोंड चोलापुरम, बिल्ड बाय राजा राज एंड राजेंद्र, आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर मार्वल्स। चोलास टेम्पल ऑफन बिकेम द nuclei of settlements which grew around them and were centers of craft production। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि एक बड़ा टेम्पल है तंजावुर का, और जिस दूसरा नाम क्या बताया गया है, गंगाईकोंड चोलापुरम। किसके द्वारा बनाए गए तंजावुर का टेम्पल भी और गंगाईकोंड चोलापुरम, राजा राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा आर्किटेक्चर के माध्यम से इनका निर्माण करवाया गया। और बिल्कुल आज भी अगर स्कल्पचर का नमूना पेश है तो आज आप साउथ में जाकर इस मंदिर को आप देख सकते हैं। चोलास टेम्पल ऑफर बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी जो न्यूक्लियस सेटलमेंट्स की गई, जहाँ पर चारों तरफ अगर देखते हैं सेंटर्स में उसके जो सेटलमेंट थी, जो न्यूक्लियस सेटलमेंट थी उसके चारों तरफ थी, और बीच सेंटर में जो था क्राफ्ट प्रोडक्शन का कार्य किया गया था दोनों मंदिरों के अंदर। अगर कला के अद्भुत नमूने आपको देखने हैं तो इन मंदिरों के अंदर आप जाकर देख सकते। तो ये आपको याद रखनी है बात है कि चोलों के महान शासक कौन कौन से हुए हैं। राजा राज और राजेंद्र प्रथम रहे हैं जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया है, और कला के अद्भुत नमूने देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि उस समय जो राजा महाराजा होते थे कैसे अपने पैसे को किस तरीके से लगाते थे और कैसे अपने यानी जो चीज़ों का निर्माण करवाते थे। आगे देखते हैं हम कि वही टेम्पल्स, ये तो था हमने दो टेम्पल्स के बारे में पढ़े हैं कि एक तंजावुर का, एक गंगाईकोंड चोलापुरम का। अब और कौन से टेम्पल्स रहे हैं जो अनेक राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। Temples were also endowed with land by the rulers as well as by others. These produce of this land went into the maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it: priests, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बताया गया भाई, टेम्पल्स जो होता था उनकी जो जगह है उनके साथ साथ रूलर्स के तो होते थे, जहाँ पर रूलर होते थे, जो राजा लोग होते थे वो टेम्पल्स के आसपास रहते थे और बाकी भी रहते थे। लेकिन साथ साथ में और भी जो लैंड की ऐसी मेंटेनिंग की जाती थी कि टेम्पल जो स्पेशलिस्ट के द्वारा कि टेम्पल के आसपास जो नियर बाई में किस किस के भी घर होते थे, जैसे प्रीस्ट के, गार्लैंड मेकर के, गार्लैंड मेकर आप समझते होंगे गार्डनर के, कुक्स के, स्वीपर्स के, म्यूजिशियन के और डांसर एक्सेट्रा, कि जो टेम्पल का निर्माण किया जाता था वो इस तरीके से निर्माण किया जाता था कि भाई राजा महाराजा तो टेम्पल्स के आसपास में ही रहते थे, साथ साथ में जो वर्कर्स होते थे जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुकर, स्वीपर, उनके भी जो वो भी आसपास में ही रहते थे। इस तरीके से उस जगह का निर्माण किया जाता था। टेम्पल्स नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट आल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। Amongst the craft association with temples, the making of bronze image was the most distinctive. Chol bronze image
आर कंसिडर्ड अमंग्स्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड while most images were too of deities, sometimes images were made of devotee as well as। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टेम्पल्स थे उस समय, जो टेम्पल बनाए गए थे वो सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं होते थे, बल्कि किसका हब होता था, राजाओं की इकोनॉमिक्स का, उनकी सामाजिक का और कल्चरल लाइफ का हब क्या होते थे, मंदिर होते थे। अगर हम देखने को मिले तो बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, क्राफ्ट के नमूने हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या, मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज यानी जो कॉपर की इमेज जो इस तरीके से बनाई जाती थी तो बहुत ही आकर्षित होती थी। चोलों के द्वारा जो ब्रोंज इमेज बनाई गई हैं वो अगर देखें तो फाइनेस्ट वर्ल्ड में के बीच में उसने अपनी जगह बनाई है। वाहिर मोस्ट इमेज, वैसे जबकि जो मोस्ट इमेज जो रही है डेटीज क्या होती है, देवी देवताओं की जो इमेजेस रही हैं, मे डिवोट एज वेल, यानी जो देवी देवताओं की जो फोटोज रही हैं, जो इमेजेस रही हैं वो बिल्कुल अच्छी बनी हैं, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई हैं। और मोस्टली किसके ऊपर बनाई है, चोल राजाओं ने ब्रोंज के, यानी ब्रोंज जो धातु है उसके द्वारा इमेज को बनाया गया है। तो अब तक तो हमने पढ़ा था कि टेम्पलों का निर्माण किस तरीके से करवाया जाता था, तो टेम्पल्स होते थे उनका निर्माण। अब देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की, भाई जो राजा महाराजा लोग होते थे, पहले ये देखा उनका प्रशासन कैसा था, कहाँ कहाँ पर वो लोग रहते थे, फिर उन्होंने किस तरीके से टेम्पल्स का निर्माण करवाया और टेम्पल्स मेन नमूना किस किस चीज़ का होता था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर का मतलब आप सभी को पता है कृषि, और इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर पॉसिबल बाय द न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। River Kaveri branch off into several small channel before emptying into the Bay of Bengal. The channel overflow frequency depositing fertile soil of the banks। तो क्या बताया गया है कि भाई मोस्ट अचीवमेंट जो एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में जो हासिल की है वो किसने की है, चोल राजाओं ने किया, यानी चोलाज ने एग्रीकल्चर से मोस्ट डेवलपमेंट को हासिल किया है। तो क्या किया है, रिवर कावेरी, यानी कौन सी रिवर, जो कावेरी रिवर्स की जो ब्रांचेस थी उसके साथ समाल छोटे छोटे जो चैनल्स वो जोड़ दिए गए, और जो वो चैनल थे वो कहाँ पर जाकर खाली होते थे, बे ऑफ बंगाल में जाकर खाली होते थे। इन चैनल्स का जो ओवरफ्लो हो जाता था तो किस तरीके से जो फर्टाइल सोयल अपनी वो साथ में बहाकर ले जाता था अपने किनारों से, तो इसको रोकने के लिए भी जो मेन योगदान किसने दिया, चोल राजाओं ने दिया है। कि चोल राजाओं ने जो कावेरी नदी थी तो उस कावेरी नदी का जो बहाव था आसपास के जो इलाके को बहा कर ले जाता था, तो उन्होंने उस नदी के छोटे छोटे चैनल जोड़ दिए ताकि जब भी नदी ओवरफ्लो हो जाए तो उस चैनल्स में उसका पानी चला जाए और जो सोइल्स है वो वैसी ही, जो मिट्टी है वो ऐसी ही बनी रहे और फर्टाइल सोइल नदी के साथ न बहे। Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. Although agriculture had developed earlier in the other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that the area was opened up the large scale of cultivation। तो क्या बताया, वाटर फ्रॉम द चैनल्स, जो वाटर चैनल्स थे वो क्या, जिस एग्रीकल्चर को, यानी जिस कृषि को पानी की ज़रूरत होती थी उसके माध्यम से, उस चैनल्स के माध्यम से वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता था। और पर्टिकुलरली रूप से जिस एरिया पर क्या किया जाता था, उस एरिया पर किसकी खेती की जाती थी, राइस की खेती की जाती थी। और जो ये एग्रीकल्चर जो डेवलप्ड एरिया था ये पार्ट कहाँ पर रहेगा, तमिलनाडु के साथ साथ और बाकी जगह भी रहेगा। इट वाज ओनली फ्रॉम, अगर देखा जाए तो 5th से 6th सेंचुरी में इस एरिया को ओपन किया गया और लार्ज स्केल कल्टीवेशन यानी बहुत ज़्यादा जो खेती बाड़ी थी 5th से लेकर 6th सेंचुरी के माध्यम में इस एरिया में की गई है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लार्ज स्केल कल्टीवेशन जो रही है तमिलनाडु के आसपास तो वो कौन सी सेंचुरी में रही है, तो आपको याद रखना 5th से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में रही है। तो ये एरिया मोस्ट डेवलप्ड एरिया रहा उस समय जब चैनल्स को, यानी ऐसी जगह के साथ जोड़ दिया गया जहाँ की जो भूमि थी बहुत योग्य थी
आगे देखिए क्या दिया गया है। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन while the land had to be leveled in other areas. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. In the many areas, two crops were grown in a year. In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। क्लियर का मतलब साफ किया गया कुछ क्षेत्रों में, और जहाँ की यानी उस एरिया के लेवल फॉरेस्ट का जो जहाँ पर जो एरिया था उस लेवल तक साफ किया गया और एरिया को समतल कर दिया गया, यानी लेवल लिया गया पूरी ज़मीन का फॉरेस्ट को क्लियर करके। इन 10 डेल्टा, और जिस एरिया में डेल्टाज थे, डेल्टाज क्या होते हैं, जहाँ पर जैसे नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे आप सभी को पता होगा गंगा और अपनी जो नदी है ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वैसी जगह पर यानी जहाँ पर जो नदियाँ डेल्टा बनाती थी उनके लिए भी जहाँ पर फ्लड आ जाती तो कैनाल्स के साथ उसको जोड़ा गया, ताकि जो कैनाल्स के माध्यम से पानी को दूसरी जगह पर पहुँचा दिया जाए और जिस एरिया में पानी नहीं जाता है। इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रीन एरिया, तो इस तरीके से एक साल के अंदर 2-2 फसलें लोग लेने लगे। बहुत सारे केसेस में क्या देखने को मिले हैं कि भाई लोग अगर जहाँ पर यानी नदियों का पानी नहीं पहुँचता या फिर कैनाल्स का पानी नहीं पहुँचता या क्या उनके और कोई साधन नहीं होता, तो वो लोग कैसे आर्टिफिशियल क्रॉप्स करते हैं, यानी क्रॉप्स आर्टिफिशियल वाटर के द्वारा क्रॉप्स खेती बाड़ी करते हैं। तो आपको एक बात तो यहाँ पर ये पता चल गई है कि भाई नदियों को किससे जोड़ा गया, कैनाल से, और कैनाल्स को छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े नालों के साथ जोड़ दिया गया, ताकि हर जगह पर पानी पहुँचाया जा सके खेती बाड़ी करने के लिए। और ये भी पता चला आपको कि एक साल में बहुत सारे ऐसे मतलब जगह थी, इलाके थे जहाँ पर लोग एक साल के अंदर 2 फसलें पैदा करते थे, यानी एक साल में 2 फसलें पैदा करते थे। और यहाँ पर ये पता चला कि भाई और देखते हैं कौन से क्रॉप्स आर्टिफिशियल वाटर कैसे बनाते थे, कैसे वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, तो ये और कौन से मेथड हैं इरिगेशन का जो लोग यूज करते थे। तो इन सम एरियाज वेल्स एंड वर डग, तो कुछ एरियाज पर क्या खोदे गए, कुएं का निर्माण किया गया, यानी कुएं खोदे गए। और दूसरी प्लेसेस पर बड़े बड़े टैंक बनाए गए जहां पर रेन वाटर को क्या किया जाता, कलेक्ट किया जाता। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ water is to be shared. Most of the new ruler as well as people living in village took an active interest in these activities. तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई बड़े बड़े कुएं खोदे गए या टैंक बनाए गए जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये सिर्फ क्यों किया गया था, जो इरिगेशन करने के लिए ये सब कुछ किया गया था, यानी खेती बाड़ी का जो प्लान किया गया था, तो उस खेती बाड़ी कब होगी, जब इरिगेशन की सुविधा अच्छी होगी। और बाकी भी जो लेबर के जो रिसोर्सेज थे, यानी लेबर वगैरह की भी सुविधा की गई। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करके, यानी किस तरीके से मेंटेन किया गया कि भाई अच्छे पानी की भी सुविधा हो, लेबर की भी सुविधा, और बाकी जो रिसोर्सेज खेती बाड़ी को चाहिए वो भी सारे उपलब्ध हों। तो मोस्टली जो न्यू रूलर्स थे उन्होंने लोगों की आजीविका को क्या बना दिया था, जीवन को आसान बना दिया था। बाकी और चीज़ों में भी लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी क्या लेने लगे थे, इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो उनके जो इंटरेस्ट के माध्यम और क्या थे, जो अदर एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और किस तरीके से राजाओं ने उनकी मदद की है। तो स्टूडेंट अगर देखिए ये आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा चैप्टर, अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है या आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो डाउट है वो
क्या है और उसका आंसर सही रूप से क्या रहेगा। तो आपको कैसे पता चला कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती थी, यानी एग्रीकल्चर को कैसे मेंटेन किया गया और राजाओं ने किस तरीके से लोगों को आजीविका कमाने का जो साधन दिया, कि मेन जो उनका फोकस रहे वो किसके ऊपर रहे, एग्रीकल्चर के ऊपर रहे। आगे देखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था तो उसके बारे में जानेंगे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था। द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स now as Ur. Groups of such villages formed a larger unit called Nadu. The village council and the Nadu proposed where administrative functions include the dispensing justice and collecting tax. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम देखते हैं कैसे कि इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया ताकि एग्रीकल्चर ज़्यादा मात्रा में हो सके, और जो किस तरीके से जो किसान थे वो प्रोस्पेरिटी उनकी बढ़ी, यानी सेटलमेंट हो गई। इसी सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स क्या दिया गया, द प्रोस्पेरिटी ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स को एक नाम दिया गया जिसको उर नाम से जाना गया। ग्रुप ऑफ सच विलेज, और कुछ विलेज का जो ग्रुप्स होता था उसको एक नई यूनिट का नाम दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया, नाडू नाम से उसको जाना गया। तो आपको याद रखना, ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्जर यूनिट, इसको क्या नाम से जाते थे, नाडू। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे उर, तो उर क्या मतलब क्या होता है, द प्रोस्पेरिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, तो इसको किस नाम से जाने जाता था, या स्टार्टिंग से कर लो, द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर लेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। और नाडू का ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। तो ये दोनों चीज़ों के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि उर क्या होता है और नाडू क्या होता है। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्स वेल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग इंक्लूडिंग डिस्पेंडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। तो क्या बताएगा, द विलेज काउंसिल, जो विलेज काउंसिल थी और जो नाडू थी उनकी जो परफॉर्म क्या थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में उनकी परफॉर्मेंस को इंक्लूड किया जाता था, यानी नाडू किस तरीके से अपना कार्य करते हैं और जो विलेज है काउंसिल है वो किस तरीके से अपना कार्य करती है, और वो क्या करते थे, न्याय करने का और टैक्स को कलेक्ट करने का कार्य करते थे। ये प्रशासन में क्या होती थी, उनकी मेन भागीदारी होती थी। आगे क्या दिया गया है, रिच पीजेंट्स ऑफ द वल्ला कास्ट एंड एक्सरसाइज्ड कंसीडर्ड कंट्रोल ओवर द 8 affairs of the Nadu under the supervision of the central Cholas government. The Cholas kings gave some rich landowners titles like Mundalevalam, a Valan or peasants serving 3 kings, a rare chief, etc. as markers of respect, and instituted them with important officer of the state at the center. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो रिच पीजेंट्स थे और जो वल्ला कास्ट के होते थे वो उनका यानी कंट्रोल रखता होता था उनका अफेयर्स का, नाडू का, और वो किसके अंडर में आते थे, जो चोल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट थी उसके अंडर में आते थे। जो चोल किंग्स होते थे उनको, जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उनको एक टाइटल दिया जाता था, उस टाइटल का क्या नाम होता था, उस टाइटल को, यानी जो उनको टाइटल दिया जाता था चोल्स किंगडम में जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको मुंडलेवलम के नाम से जाना जाता था। मुंडलेवलम का मतलब क्या होता है, एक पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी एक ऐसा किसान जो 3 किंग्स को क्या देता है, सेवा देता है। अरेयर चीफ, और चीफ को क्या बोला जाता था, अरेयर बोला जाता था। इस तरीके से मार्केट्स के अंदर उनकी जो मार्केट्स होते थे उनकी रिस्पेक्ट थी, और कैसे वो यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो महान सेंटर, जो स्टेट एट द सेंटर होते थे उनके अलग अलग इम्पोर्टेंट ऑफिस बनाए गए थे, यानी सभी लोग मिलकर जो चोल साम्राज्य में एक सबको अलग अलग पद दिए गए थे, उन पदों के अलग अलग नाम थे। जैसे आपने पढ़ा उर क्या था, नाडू क्या था, अब क्या जाना आपने,
मुंडलेम क्या था? मुंडलेम क्या आपको याद रखना क्या होता था? द चोलाज किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मुंडलेम, कि मुंडलेम नाम का एक टाइटल दिया जाता था चोल किंग के द्वारा लैंड ओनर्स को। तो ये क्या देते थे? ये राजाओं को अपनी सेवा देते थे। चीफ्स को किस नाम से जाना जाता था? अरेयर्स के नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट ऑफिस होते थे इनके स्टेट ऑफ द सेंटर, यानी ऑफ द स्टेट एट द सेंटर के अंदर। आगे क्या दिया जाता है और कौन इनकी सेवा करता था? ब्राह्मणाज लीव्स ए लार्ज नंबर ऑफ लार्ज ग्रांट्स ऑफ ब्रह्मदेया, thus leading the marriage of a large number of Brahmanas, settlement in the Kaveri Valley in the other parts of the South India. Each Brahmade was looked after as an assembly or sabha and prominent Brahmana landholders who worked very एफिशिएंटली। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण, देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ब्राह्मणों को महान पद दिए जाते थे और जो राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मणों के से सलाह मशवरा लेते थे, इससे वो उनका जो किंगडम सक्सेसफुली सक्सेस रहता था। तो ब्राह्मण भी को क्या रिसीव करते थे? ये आपने पहले पढ़ा था, ब्राह्मण्स और लैंड ग्रांट्स। तो जो राजा महाराजा होते थे ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी भूमि का दान करते थे। उस दान दी गई भूमि को क्या बोलते थे? ब्रह्मदेया बोलते थे, यानी ब्राह्मणों को दी गई भूमि यानी ब्रह्मदेया। इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणों की जो सेटलमेंट, ज्यादातर जो ब्राह्मण लोग थे वो कहाँ पर रहते थे? कावेरी वैली के आसपास उनकी सेटलमेंट थी, साउथ एरिया इंडिया में, और बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी जो प्रत्येक की जो ब्रह्मदेया जो भूमि होती थी उसके बाद एक असेंबली होती है। असेंबली को क्या नाम दिया जाता था? सभा के अंदर सभी लैंड होल्डर जो ब्राह्मण थे वो शामिल होते थे। वो वर्क वेरी एफिशिएंटली और वो पूरे प्रभावशाली रूप से अपना वर्क करते थे। तो यहाँ पर क्या आप समझे कि राजाओं को द्वारा जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी ब्रह्मदेया बोला जाता था, और वो भूमि उनके आसपास कावेरी नदी के आसपास होती थी। और राजा जो ब्रह्मदेया यानी जो ब्राह्मण होते थे उनकी एक सभा होती थी जिसमें वो एफिशिएंट रूप से कार्य करते थे। द डिसीजन वर रिकॉर्ड इन ए डिटेल इन इंस्क्रिप्शन, और उनके जो डिसीजन होते थे वो क्या डिटेल के रूप में इंस्क्रिप्शन के ऊपर होते थे। ओफन एट द स्टोन वॉल्स ऑफ ए टेम्पल, मोस्टली जो उनके विचार थे किसके ऊपर लिखे जाते थे? जो मंदिरों में जो दीवार होती थी उनके ऊपर, उनके जो स्टोन वॉल यानी पत्थर की दीवार के ऊपर वो लिख दिए जाते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज ए अंग्राम्स एंड आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ टाउन, और उनकी जो मेन परफॉर्मेंस होती थी टाउन्स के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं कि कैसे वो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे तमिलनाडु में के बारे में। अगर आपको तमिलनाडु में इस तरीके के अगर आपको डिटेल चाहिए तो कैसे सभा होती थी या कैसे सभा को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था, ये सारी चीज़ों की जानकारी तमिलनाडु में देखने को मिली है। और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या बताया गया है? जैसे उट्रामेरूर, एक इंस्क्रिप्शन मिला उट्रामेरूर से, और ये जगह है जो उट्रामेरूर है ये कहाँ पर मिलेगी? चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में। चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर रहेगा? आपका तमिलनाडु में। तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शन जो है ना, इंस्क्रिप्शन अगर एग्जाम्पल्स हैं तो एक ऐसा इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिला? उट्रेमेर में। उट्रेमेर कहाँ रहेगा? जो क्या नाम है, चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में, और चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ रहेगा? तमिलनाडु में। तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ से देखने को मिलेगी? तमिलनाडु के एक इंस्क्रिप्शन से मिलेगी कि किस तरीके से टेम्पल्स के ऊपर जो उनकी बातों को लिखवा दिया जाता था, यानी स्टोन वेल के माध्यम से। द सभा हैड ए सेपरेट कम्युनिटी टू लुक द आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल एसेट्रा। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स of these communities were written on small tickets or palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by each committee. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो सभा होती थी वो सेपरेट थी कमेटी से, यानी वो क्या क्या कार्य देखती थी सभा कमेटी से? आफ्टर इरिगेशन वर्क, इरिगेशन क्या क्या देखती थी उसके बाद? इरिगेशन वर्क को,
किससे है, देखो ये आपको याद रखने, सभा एंड सेपरेट कमेटी। एक सेपरेट कमेटी है जो क्या क्या देखती है, क्या क्या देखती है, उसके बाद इरिगेशन वर्क्स को, गार्डन्स को, टेम्पल्स को और बाकी जो इर्द गिर्द चीजें हैं उनको देखती है। और इसके ऊपर इस जो एलिजिबल जो मेंबर होते थे कमेटी के, उन्हीं के नाम जो स्मॉल टिकट के ऊपर, स्मॉल टिकट किसकी बनी होती थी, पाम टीज की लीफ की बनी होती थी। और इस टिकट पर उनके अर्थवॉर्म किस, यानी एक घड़े के अंदर सबकी जो टिकट्स थी वो उसके अंदर डाल देते और एक छोटे से बच्चे से एक टिकट उठवा ली जाती और उसमें से जिसका नाम होता था वो कमेटी का क्या होता था, मेंबर यानी मेन मुखिया होता था। तो इस तरीके से कमेटी के जो मेंबर का कार्य चुनाव किया जाता था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं। हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम वाला। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज ए डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या है, डायनेस्टी इज ए फैमिली और लाइन इज ए रूलर, ए सक्सेशन ऑफ सोवर्जन ऑफ ए कंट्री बिलोंग टू ए सिंगल फैमिली और ट्रेसिंग देयर डिसेंट ए कॉमन एंसेस्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। सेकंड क्वेश्चन आया है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है। प्रशस्ति इज एन इंडियन जेनर ऑफ इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय पोइट्स इन प्रेज ऑफ देयर रूलर्स। प्रशस्ति क्या बताया गया है कि प्रशस्ति एक किसी राजा की प्रशंसा की जाती थी, किसके द्वारा, किसी भी रूलर की, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन बना दी जाती थी राजा के प्रति, तो जिस राजा के जो मंत्री यानी जो भी स्कॉलर्स होता था उसकी प्रशंसा में कुछ लिखता था, तो वो उस मेन राजा की ही प्रशंसा उसके अंदर की जाती थी, उस इंस्क्रिप्शन के अंदर। उसको क्या नाम दिया गया है, प्रशस्ति का नाम दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रशस्ति क्या होती है, यानी राजा की प्रशंसा पोइट के द्वारा जो की जाती है, किसी विशेष राजा की प्रशंसा में जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज तंजावुर फेमस फॉर। कि तंजावुर फेमस क्यों था, किस लिए फेमस था। तंजावुर इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ साउथ इंडिया रिलीजन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द तंजावुर टेम्पल है जे मैसिव कोलोन्ड प्रकारा कॉरिडोर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा लिंक्स इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भी तंजावुर एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है साउथ इंडिया का, जिसमें किस किस चीज़ को फेमस है, रिलीजन का भी, आर्ट का भी और आर्किटेक्चर का। जो तंजावुर टेम्पल है उसके अंदर एक कॉरिडोर बनाया गया है और उसके अंदर क्या रखा गया है, एक लार्जेस्ट शिवलिंग, इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग को उसके अंदर रखा गया। अगर ये पूछ लिया जाए इंडिया का लार्जेस्ट शिवलिंग कहाँ पर रखा गया, तो तंजावुर मंदिर में रखा, तंजावुर कहाँ पर रखा गया, मंदिर में रखा गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे आज का हमारा चैप्टर 2। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा था इसलिए 1 घंटा में वीडियो पूरी हुई है। अगर फिर भी हमारे से कोई कमी रह गई थी उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप डाउट करके, आपका जो डाउट है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो उनको 1 हफ्ते में जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर आपको नोट्स के माध्यम से 1 घंटा में समझ में आ जाए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।